स्टार्ट। हिंदू शास्त्रों में अमृत मंथन की अवधि में कामधेनु गाय के अवतरित होने का उल्लेख है, जो ऋषि मुनियों हेतु वरिष्ठ को प्रदान की गई है। कामधेनु वरदानी गोमाता थी, जो ऋषि मुनियों के संपूर्ण जीवन का संचालन करती थी। प्रत्येक इच्छित व वरदान प्राप्त करती थी। इसे सतयुग की घटना कहा जा सकता है। इसके बाद त्रेता युग में रामावतार, द्वापर में कृष्णावतार और महाभारत के अंत में राजा परीक्षित के साथ कलयुग का उदय माना जाता है। प्रारंभ से लेकर अब तक सत्ता के कई स्वरूप बदले हैं। राजशाही, तानाशाही, दासता व लोकशाही के कई प्रकार के शासन से देश गुजर रहा है। 1947 के 15 अगस्त में एक प्रकार की लोकशाही देश में लागू हुई है। कलयुग तो है, पर कामधेनु और कल्पवृक्ष तो अब रहे नहीं। आज देश की लोकशाही में एक संघीय ढांचा है। केंद्र सत्ता के कुछ अधिकार हैं और राजा के कुछ अन्य। ज़्यादातर क्षेत्रों में राज्य स्वतंत्रता है अपनी रीति नीति निर्धारण करने के लिए तथा इसके क्रियान्वयन के लिए। एक उदाहरण शिक्षा का ही ले। केंद्र एक राष्ट्रीय नीति बनाता है, उससे संबंधित प्रस्ताव संसद में पारित होते हैं और एक स्वतंत्र राष्ट्र की गुणवत्ता तथा उत्पादन शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु राज्य स्वतंत्र है। शिशु शिक्षा से लेकर प्राथमिक, उच्च शिक्षा, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षा, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, सामान्य तथा तकनीकी शिक्षा में शोध कार्य के लिए राज्य सरकार स्वतंत्र है। क्या 1947 के बाद से 73 वर्षों में राज्य सरकारें कुछ उपलब्धियां कर पाई है? इसके लिए राज्य सरकारों को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करने से उत्तर होगा, किसने नहीं जाना। पैरा। आप राज्य सरकारों के अधिकार का कोई सा क्षेत्र ले लीजिए, जैसे चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, स्वच्छता आदि। हर क्षेत्र में राज्य सरकारें 73 वर्षों में असफल ही रहे हैं। कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो किसी एक भी आदर्श की बात तो दूर रही संतोषजनक स्थिति में भी हो। उपयुक्त उल्लेखनीय क्षेत्रों के अलावा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आंतरिक उग्रवाद आदि को भी उन्होंने स्वतंत्रता के बाद ही बढ़ाया है। एक बड़ी विडंबना यह है कि हर राज्य एक स्वतंत्र इकाई है अपने अधिकार व कर्तव्यों के बारे में, परंतु वह केंद्र से ज़्यादा स्वतंत्रता तो चाहता है पर करता कुछ नहीं। वह प्राप्त अधिकारों का न उपयोग करता है और न कर्तव्य पालन। वह अपनी समस्त असफलताओं के लिए कभी केंद्र को, कभी विपक्ष और कभी प्रकृति को दोष देता रहता है। पैरा। 73 वर्ष का कालखंड कम नहीं है। राज्य में शासन किसी भी दल का रहा हो तो वही स्वराज्य, फिर यह स्वराज शासन द्वारा सुराज में क्यों नहीं बदल पाया? हर राज्य के अपने साधन हैं, उन्हें क्यों नहीं विकसित किया गया? हर राज्य में कुछ साधनों का अभाव है तो कुछ का वैभव भी। उसके अपने आय के साधन हैं, केंद्र से उसका न्यायपूर्ण हिस्सा मिलता ही है। साधन उत्पन्न करने हेतु भी वह स्वतंत्र है। दूसरे राज्य व केंद्र उसके विकास में बाधा नहीं, क्योंकि राज्य उस पर आक्रमण नहीं कर रहा कि वे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। प्रजातंत्र में विपक्ष तो रहेगा ही, वह अपनी सूझबूझ के अनुसार सकारात्मक अथवा नकारात्मक विरोध करेगा ही। जहाँ तक प्रकृति का प्रश्न है, वह तो भूकंप, बाढ़, तूफान, अग्निकांड, अतिवर्षा, अनावृष्टि, अकाल आदि की जनक आदि काल से ही रही है। मानव अपने प्रयासों से पुनः विकास कर लेता है। विश्व में जापान, दक्षिण कोरिया तथा भारत में कच्छ का क्षेत्र इसका उदाहरण है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि दोष स्वयं राज्यों का है, यह जानना उचित होगा। पहला तो यह, प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री अपने आप को सर्वशक्तिमान मानता है। वह येन केन प्रकारेण मुख्यमंत्री बनना चाहता है। उसको सबसे पहले चिंता अपने पद की रहती है और उसके बाद दल की चिंता करता है। उसका दल समृद्ध होता रहे, उसका वोट बैंक संतुष्ट रहे, ताकि बिंदुओं पर वह 95% तक ध्यान दे सके। 5% में राज्य कार्य की चिंता है और वह सही है और गलत दोनों काम करने के लिए, गलत को सही करने और मात्र सही कार्य के लिए नहीं।
इस देश में छोटी मोटी 562 रियासतें थीं और ये रियासतें अपने आप में प्रत्येक स्वतंत्र देश थी। प्रत्येक रियासत अपनी शक्ति व समृद्धि हेतु स्वयं जिम्मेदार थी। इनमें से कई ने अच्छा प्रदर्शन भी किया। रियासतों के विलीनीकरण एवं भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण के बाद कई गुना बढ़ गई, परंतु फिर भी एक राज्य संतोषजनक प्रदर्शन नहीं कर सकता। केंद्र की ओर से सभी राज्य आशा उपेक्षा की दृष्टि से देखते रहते हैं।